बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। आज प्रोग्राम में 3 से 4 अहम मौज़ूआत हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ़ जस्टिस जनाब राना शमीम साहब, उनका बयान हल्फी वो केस है। इसमें तमाम मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, ऐसा कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। आज की कार्रवाई इंतहाई अहमियत की हामिल थी। राना शमीम साहब ने क्या दिफा लिया और दीगर जो फ़रीक़ैन मौजूद थे वो क्या ख्वाहिश रखते हैं। जज साहिबान के जो रिमार्क्स थे वो इंतहाई अहमियत के हामिल थे। बिलखुसूस साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार का जिक्र किस मौके पर आया, ये भी आपके सामने रखेंगे। और फिर DG नैब लाहौर तयनात हुए हैं। जमील अहमद साहब साबिक़ ब्यूरोक्रेट हैं, इनकी तयनाती इस्लामाबाद और लाहौर में चैलेंज की गई है। लाहौर में तो फ़रीक़ैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए और इस्लामाबाद में भी दरख्वास्त जब गई तो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए हैं। क्या वजह बनी, ये आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी आज वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है। इसमें है क्या मेरे लिए, आपके लिए, रियासत के लिए, इस पर बात होगी। और फिर पाकिस्तान में ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक हो रही है। खुदारा एहतियात कीजिए, हम एहतियात नहीं करें क्योंकि 75 केसेस की तस्दीक हो चुकी है ओमिक्रॉन केसेस की पाकिस्तान में। कल हमने अधूरा जिक्र छोड़ा था PTI की असर नौ तंजीम साजी, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। ये वो मौज़ूआत हैं जो आपके सामने रखेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरे ख्याल राना शमीम साहब का जिक्र ना कर लें। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम हुक्म आया है। तारिक रोड पर एक मस्जिद जी पार्क में तामीर की गई और उन्होंने कहा ये गैर कानूनी मस्जिद है और इसको मुनहज़म कर देना चाहिए जी। और एक जज साहब जो हैं काजी अमीन साहब, उन्होंने तो फरमाया कि जो इजाज़त के बग़ैर गैर कानूनी तौर पर जो इबादत गाहें तामीर होती हैं वो इबादत गाहें नहीं हैं, वो रेजिडेंसेस हैं, वो रहायशी मकानात हैं। और बरहम भी हुए चीफ जस्टिस जो हैं मुर्तज़ा वहाब पर भी और दूसरे हुक्काम पर भी। वो तो कल भी थे, उन्होंने माजरत कर ली थी। तो अब ये है कि वो कल भी थे। अब देखते हैं इसमें ये मस्जिद जो है उसकी इजाज़त नहीं है कि गैर कानूनी तौर पर तामीर की जाए। रूल ऑफ लॉ की तो हमें नजर देखना पड़ेगा कि उसको किसने कब कैसे उसकी इजाज़त दी, नहीं दी। हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा, जैसे काजी अमीन साहब का जो एग्जैक्ट जुमला था जो कोर्ट हुआ वो ये था कि ये इबादत गाहें नहीं, इकामत गाहें हैं। इकामत गाहें। जी हाँ, ना बिजली का बिल ना कोई और बिल, ये तो हमारे सामने आ गया। वरना कराची में कई जगहों पर गैर कानूनी तामीरात कर दी गई और कोई पूछने वाला नहीं। ये रिमार्क बड़ा अहम फैसला है, इसके बड़े दूर असरात मुरतब होंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब ज़रा राना शमीम साहब का भी अहम केस है, उसके भी दूर असरात मुरतब हो सकते हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब हस्ब मामूल आज कमरा अदालत में मौजूद थे। 7 जनवरी बताया जा रहा है कि फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख़ मुकर्रर की गई है। आज की समात में राना शमीम साहब को जो बयान हल्फी था उसका सील लिफाफा उसको खोला गया और जो वकील थे राना शमीम साहब के, उन्होंने ये बात की कि बयान हल्फी के मतन से हमें इनकार नहीं है, सिर्फ ये राना साहब कह रहे हैं कि उन्होंने इसको फैलाया नहीं है। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल कि ये खबर कैसे बनी और कहाँ तक पहुँची निसार अब्बासी साहब के पास। फिर साकिब निसार साहब का जिक्र भी आया। तो आमिर, आज आपने क्या देखा अदालत में, कहाँ से बात शुरू हुई और उरूज क्या था समात का, फिर इख्तिताम कैसे हुआ? जी, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज जब इस बयान हल्फी और तौहीन अदालत केस की समात की तो सबसे पहले अदालत ने एक बार फिर वजाहत की कि ये कोई तौहीन अदालत का केस नहीं है, इसको बार बार तौहीन अदालत का केस ना कहा जाए, बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतसाब का मुकदमा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करती है। और उन्होंने फिर ये भी कहा है कि एक बयानिया बनाया गया कि जैसे ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये कोई कॉम्प्रोमाइज्ड कोर्ट है और ये किसी के हुक्म के मुताबिक चलती है। लिहाजा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अदालत अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करती है और किसी के पास कोई भी सबूत हो कि ये अदालत ये किसी के हुक्म पर चलती है या किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज है तो वो अदालत में आकर साबित करे। उसके बाद जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे अमजद शाह एडवोकेट, उन्होंने अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं भी अमाइकस हूँ, इस केस में अदालती मुआविन हूँ और मेरा ये ख्याल है कि अब इसमें क्योंकि बयान हल्फी भी आ चुका है लिहाजा अब इसमें काउंटर एफिडेविट्स आने चाहिए तमाम फरीकैन की तरफ। तो इस मौके पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या आप भी समझते हैं कि ये अदालत जो है इसके ऊपर जो इल्जामात आयद किए गए ये दुरुस्त हैं? मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। जिसके बाद अमजद शाह ने कहा कि नहीं, हमें कार्रवाई को इसी तरह आगे बढ़ाना होगा। लेकिन फाजिल चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ये जेब नहीं देता कि आप इस तरह की बात करें कि अदालत जो है वो कॉम्प्रोमाइज थी। उसके बाद फिर अदालत ने
ये कहा कि बयान हल्फी असल आ चुका है, जरा उसको तो खोल लेते हैं। फिर पता चला कि वो असल बयान हल्फी सील्ड एनवेलप में है, तो अदालत ने कहा जी कि अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब आप इसको ओपन कर दें। तो अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब ने खोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सील्ड एनवेलप है, आपके पास आया है, आपने हुक्म दिया था कि आप भेजा जाए, तो हमने बरतानिया से बराह रास्त आपको भेज दिया है। तो अदालत ने ये कहा कि हमने ये नहीं कहा था कि हमें बराह रास्त भेजें, हमने ये कहा था कि अदालत में पेश करें, तो आपने पेश करना है, आप इसको खोलें और हमें पेश करें। उसके बाद फिर रोस्टम पर बुलाया गया राना शमीम को, और कहा गया कि आप खोलें। अब्दुल लतीफ आफरीदी ने तो खोलने से इनकार कर दिया, लेकिन राना शमीम साहब भी हिचकिचा रहे थे। लेकिन फिर अदालत ने बार बार कहा कि आपका एफिडेविट है, आपने तस्दीक करनी है, आपने बताना है कि ये आपका असल बयान हल्फी है या नहीं है। उसके बाद उन्होंने इसको खोला, और खोलने के बाद जब उस सील्ड एनवेलप के अंदर से जब असल बयान हल्फी निकला, तो राना शमीम ने तस्दीक कर दी कि यही उनका बयान हल्फी है, और वो इसको दुरुस्त तस्लीम करते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो इन्हीं का ये बयान हल्फी था जो उन्होंने अपने नवासे के पास रखवाया था। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने एतराज किया कि ये सील्ड एनवेलप नहीं है, इसके ऊपर तो DHL की सील है, लिहाजा जो कोरियर कंपनी है उसका जी कोरियर कंपनी है उसकी सील है, लिहाजा ये बात रिकॉर्ड पर लिखी जाए कि हम ये तस्दीक करेंगे कि क्या ये सील्ड एनवेलप ही था या DHL के पास आके या कोरियर कंपनी के पास आके वहां पर इसको सील किया गया। लिहाजा ये भी उन्होंने अपना एतराज नोट करवाया। उसके बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए बयान हल्फी का जो मामला है ये कोई बहुत सादा मामला नहीं है, इसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज, बेंच और फिर मुझ समेत तमाम लोगों पर इल्जामात आयद कर दिए गए, और इसमें बयान हल्फी में पूरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मशकूक कर दिया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस तरमिनल्लाह ने कहा कि मियां साकिब निसार से कोई ताल्लुक नहीं है इस बयान हल्फी का, इन इल्जामात का। ये उस हवाले से जो भी बयानिया बनाना चाहे हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जब इस अदालत पर कोई सवाल आएगा तो फिर हम उसके ऊपर कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे और कानून के मुताबिक कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अदालत ने फिर आज जो मकसद था इस पूरी कार्रवाई का वो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लेना था कि क्यों ना फर्द जुर्म आयद कर दी जाए, और ऐसे कौन से शवाहिद हैं जो बताते हैं कि ये तौहीन अदालत नहीं है। तमाम फरीकैन को फर्दन मौका दिया गया। सबसे पहले राना शमीम के जो वकील है अब्दुल लतीफ आफरीदी, उन्होंने कहा कि राना शमीम की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो अदालत पर इल्जामात आयद करें, और वो बयान हल्फी उन्होंने अपने एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, एक जाती डॉक्यूमेंट, एक निजी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड करवाया था और उन्होंने अपने लॉकर में रखवा दिया था। उन्हें नहीं मालूम कि ये कैसे लीक हुआ और कैसे ये पब्लिक हो गया। वो नहीं चाहते थे कि ये कहीं पे भी लीक हो और ना ये शाया हो, और उसके बाद उनकी कोई ऐसी नीयत भी नहीं थी। लिहाजा अदालत दरगुजर का मामला फरमाए और इस मुकदमे को खत्म कर दे। उसके बाद अदालत ने अखबारी जो नुमाइंदे हैं उनसे इस्तफसार किया कि आप भी अपना दिफा बता दें, तो अखबारी नुमाइंदान ने बताया कि हम अदालत की तौहीन करना मकसूद नहीं था, हमने जो फैक्ट्स आए उसमें मुतल्लिका फरीकैन का मौक़िफ़ लिया और हमने खबर शाया कर दी। उसके बाद फिर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप बताएं कि इस कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मौके के ऊपर दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि ये तमाम जो फरीकैन हैं ये अपनी गलती तस्लीम करें और अदालत से गैर मशरूत माफी मांग लें और ये समझें कि ये किसी के कहने के ऊपर उन्होंने इस्तेमाल हुए वो, और किसी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान हल्फी रिकॉर्ड किया और शाया किया और पब्लिक किया गया, लिहाजा अदालत उसमें माफ कर दे, ये कार्रवाई खत्म हो सकती है। दूसरी सूरत यह है कि इनके ऊपर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी जाए और अगर ये माफी नहीं मांगते। इसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अदालत अब इस मुकदमे में राना शमीम, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और मीर शकील रहमान पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद करेगी और 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है और 7 जनवरी को अब तमाम फरीकैन पेश होंगे और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी तौहीन अदालत। अच्छा, ये बताएं, जब अमूमन इसी समात के बाद राना शमीम साहब के आसपास आप लोग पाए जाते हैं, उनसे गुफ्तगू भी करने की कोशिश करते हैं, मुख्तसर बोलते हैं वो, तो बयान हल्फी रिकॉर्ड करते वक्त वो किसके हमरा थे, अकेले थे या नहीं थे, ये मौजूद ज़ेर बहस है। ये सवाल आपने पूछा, क्या कहते हैं वो? जी बिल्कुल, ये सवाल उनसे पूछा गया तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये उनसे पूछें जो ये कहते हैं कि मैंने किसी के दफ्तर में जाकर बयान रिकॉर्ड करवाया है। उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है और मैंने अकेले जाके नोटरी पब्लिक के पास बिल्कुल अपनी रजामंदी से और अपनी बिल्कुल तसल्ली के साथ अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड कराया है। इसमें ना तो कोई दबाव था, ना किसी के कहने पर, और ना ही किसी के दफ्तर में जाके मैंने ये बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाया है। और इस मौके पर वो आए और वापसी पर फिर वो अपने वकील अब्दुल लतीफ आफरीदी के साथ रवाना हो गए। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में नजर ये आता है कि जो अखबारी ग्रुप है वो एक अलग मौक़िफ़ लिए हुए है और राना शमीम अलग मौक़िफ़ लिए हुए हैं। राना शमीम तमाम तरह मलबा है वो अखबार पर डालते हैं कि अखबार एक प्रिविलेज डॉक्यूमेंट जो है वो अखबार ने
शाया कर दिया जो नहीं शाया करना चाहिए था। ऑल्दो के वो पहले टीवी चैनल्स पर आकर इसकी तस्दीक करते रहे और कहते रहे कि मेरा मोई मौकफ है जो अंसार बाकी ने शाया किया। बाद अखबार का मौकफ क्या है? जी, अखबार तो ये कहता है कि हमने जब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आया तो हमने उसकी तस्दीक के लिए राना शमीम से जब राब्ता किया तो उन्होंने इस तमाम कंटेंट्स की तस्दीक की, इस मतन की, कंटेंट की, जो इस बयान हल्फी का जो मतन है उसकी तस्दीक भी की और साथ में ये भी नहीं बताया कि ये कोई निजी डॉक्यूमेंट है, ये शाया नहीं किया जा सकता, नाकाबिल अशात है, ऐसी भी कोई बात नहीं की। लिहाजा अब एक किस्म का राना शमीम की तरफ से एक यू टर्न सामने आ रहा है कि पहले वो उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं किया, ये नहीं कहा कि ये नाकाबिल अशात डॉक्यूमेंट है, निजी डॉक्यूमेंट है, लेकिन अब मगर राना शमीम ने वो डॉक्यूमेंट अशात के लिए नहीं दिया, खुद जारी नहीं किया। वो यही तो कहते हैं उनके वकील तो भी। अपनी जगह एक हकीकत है ना। जी जी, वो बिल्कुल यही कहते हैं। अब इस पे अदालत ने सवाल किया कि अगर आप ये कहते हैं कि आपने ये लीक नहीं किया तो ये तो फिर लीक एक ही सूरत में हो सकता है और वो हो सकता है नोटरी पब्लिक से, और नोटरी पब्लिक जो है उनके खिलाफ अगर आप ये समझते हैं कि वाकई में आपने ये लीक नहीं किया और नोटरी पब्लिक ने किया है तो बरतानवी कवानीन इतने सख्त हैं कि वो नोटरी पब्लिक के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन हो सकता है। तो क्या आपने नोटरी पब्लिक के खिलाफ कहीं पर कंप्लेंट फाइल की? फिर उन्होंने क्या कहा? अंसार अब्बासी के खिलाफ कहीं पर कंप्लेंट फाइल की कि आपके एक निजी डॉक्यूमेंट उन्होंने शाया कर दिया? तो उसके जवाब में उन्होंने यही कहना था कि मैं इस मुकदमे से फारिग होकर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। अब देखें, दो बातें अलग अलग। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ दूसरे मौजू के लिए। पहले आप बात पूरी कीजिए सर। कि पहली बात यह है कि ये बयान हल्फी दुरुस्त है, ये उससे उन्होंने एग्री किया, कहते हैं हाँ। उन्होंने अखबार को जारी नहीं किया, ये भी वो कहते हैं, लेकिन अखबार ने जब पूछा उन्होंने तस्दीक की कि ये मेरा है, हाँ। अखबार ने छाप दिया। तो अखबार ने कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं छापा या कोई गैर कानूनी काम नहीं, गैर कानूनी काम नहीं किया। लेकिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो जिसमें तौहीन अदालत का शायबा होता हो, क्या उसको एज इट इज छापना चाहिए या नहीं? आप भी एक सवाल तो ये, आप 50 बरस से एडिटर हैं, तो आपकी दानिश क्या कहते हैं? नहीं, ये मैं अदालत नहीं हूँ। अच्छा, ये अदालत को ये फैसला करना है इस नुक्ते का, ठीक। और कि एक डॉक्यूमेंट दुरुस्त है, उसको उसके अंदर से अगर तौहीन अदालत का पहलू निकलता है हाँ। तो क्या उसकी अशात होनी चाहिए या नहीं? एक बात। दूसरी बात यह है कि राना शमीम साहब पर आप ये साबित कर दें ये बयान उन्होंने नहीं ठीक तरीके से दिया। नोटरी पब्लिक का तो इंटरव्यू भी ले लिया ना मुर्तज़ा अली शाह ने जी। उन्होंने कहा मेरे दफ्तर में बाकायमी होशो हवास उन्होंने ये बयान दिया है, मैंने तसल्ली करके उसकी तस्दीक की है। गोया नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में या हसन नवाज के दफ्तर में वो नहीं लिखा गया या उसकी तस्दीक नहीं की गई। अब दूसरी बात यह है कि जो इसके अंदर लिखा हो, लोगों का जो तजस्सुस है, इसके अंदर जो बात कही गई है, कंटेंट हाँ। उसकी भी इंक्वायरी हो। हाँ, कि चूंकि इन्होंने ये बयान हल्फी की सूरत में फराहम किया है कंटेंट, हाँ, उसकी एक तो है ना कि बयान देना चाहिए था या नहीं, वो तो अलग बात है। दूसरा ये कि बयान हल्फी जो है हाँ। उसमें जो बात कही गई है साकिब निसार साहब के बारे में हाँ। तो जब तक साकिब निसार साहब को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा हाँ। उस वक्त तक ये कैसे मामला आगे बढ़ेगा, ये अहम नुक्ता है। यानी ये भी वजाहत जरूरी है। फिर लोगों का तजस्सुस ये भी होगा। नहीं तो, उन्होंने आज रिमार्क्स में कहा ना कि अदालत का साकिब निसार के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसके साथ जो करना है कर लें। नहीं, लोगों का ताल्लुक तो है ना, अवाम का ताल्लुक। आया उन्होंने टेलीफोन किया या नहीं किया और उसका सियाक और सबाक क्या था? तुम्हारा नुक्ता है, अहम नुक्ता है। चूंकि मैंने सर ज़हमत दी है बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब को, मुमताज़ कानूनदान है जो नैब के डीजी लाहौर के मुकर्रर हुए हैं। जी, ऐसा हुआ है कि जमील अहमद साहब रिटायर्ड ब्यूरो के, जमील अहमद साहब जो हैं ग्रेड 22 में रिटायर हुए थे जी। मैंने सुना है अच्छे भले आदमी हैं, उनकी शोहरत जो है जी बड़ी अच्छी है। लेकिन बात ये नहीं है, आप अच्छा काम भी बुरे तरीके से करेंगे तो शकूक पैदा होंगे। अब ये जमील साहब जो है ना ग्रेड 22 के अफसर थे, रिटायर हुए।
अब 21 ग्रेड पर ये नैब में दोबारा तकर्रुर हुआ इनका। बिल्कुल हुआ। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर। हाँ। और तकर्रुर होते ही इनको डीजी नैब लाहौर लगा दिया गया। बिल्कुल फौरी तौर पर, ऐसे मालूम हुआ जैसे खुद चार्ज लेने के लिए पहले पहुंच चुके हैं। ऐसा ही है। फौरी वो हमारे शहजाद सलीम साहब बेचारे, जो अच्छे खासे यानी हट्टे कट्टे थे, और अब तो बिल्कुल स्मार्ट हो गए, स्मार्ट हो चुके हैं, वजन कम किया उन्होंने। अब पता नहीं ये शहर के अंदेशे में दुबले हो गए या ये डाइट कर डाइट करके। ये खबर के बाद तो नहीं हुए ना जी नहीं खबर से बहुत खबर से पहले हो चुके। तो सिला मेरी वफा का ये अच्छा दिया मुझे, जो नैब की उन्होंने खिदमत की है उसका ये सिला मिला कि उनको आनन फानन चलता किया, और एक कॉन्ट्रैक्ट पर शख्स भर्ती करके उसको डीजी बना दिया नैब का। अब ये सूरत तो ये लोग कह रहे हैं ये कुछ गठ जोड़ है। अब ये इसको चैलेंज कर दिया। अब हुआ ये सूरत जमुल्ला साहब ने इसको चैलेंज मैं अर्ज करता हूं सर, सुनिए, ये सूरत हाल दिलचस्प इसलिए है कि ये लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुए हैं और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में चंद रोज़ पहले दरख्वास्त पर उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिए। ये ख्वाजा मोहसिन अब्बास हैं जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने चैलेंज किया था। और इस्लामाबाद में जो दरख्वास्त गुजारा उनके वकील, एक कानूनदान है, जी, लेकिन आम शहरी, उनकी वकालत करें बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, तो दोनों जगहों पर चैलेंज हुआ। अब सूरत हाल ये है, बैरिस्टर मैं आपकी बात करने से पहले, नैब ये कहता है कि जी नैब के जो ऑर्डिनेंस की सेक्शन C28 है उसके तहत चेयरमैन अब सदर की मंजूरी से अफसरान और अमले की खिदमात से मुतालिक शराइत व ज़वाब तनख्वाह और मराद का तयन कर सकेगा। और वजाती बयान में कहा है कि नैब एम्प्लॉइज़ TCS 2002 के सेक्शन 3.01 के तहत चेयरमैन नैब BPS 19 और इससे ऊपर उहदों पर तयनातियाँ करने की मजाज अथॉरिटी है। वैसे इसके बाद फिर आपने क्यों चैलेंज किया इनकी तयनाती? ये चेयरमैन नैब जो हैं ये सीनियर तरीन जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के एक जज से ये तवक्को नहीं की जाती को इतनी जल्दबाजी में इस तरह के इक़दामात करे। तो बहरहाल अब उसको चैलेंज हो गया है। तो बैरिस्टर साहब ये बताइए कि आपकी प्ली क्या है कि उनको इख्तियार नहीं था तकर्री का, या जमील साहब इसके अहल नहीं है? दोनों बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जी शुक्रिया, आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब के बारे में एक सुओ मोटो नोटिस लिया था। 2017 में ये छप चुका है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। उन्होंने ये कहा था कि आज के बाद नैब के कोई अफसर FPSC की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की मंजूरी के बगैर नहीं लग सकते। यानी कोई एडहॉक अफसर वहां मुकर्रर नहीं हो सकता? नहीं, उसमें मैं बाद में आता हूँ। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आदमी भी आपका नैब का सिवाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि आपके लॉ में लिखा हुआ है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि आज के बाद यही लॉ है, क्योंकि आइन में ये लिखा हुआ है कि इस तरह के लोग जो है कमीशन के थ्रू। नंबर दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है कई केसेस में कि 60 साल से बड़ी उम्र का आदमी किसी सबस्टांटिव पोस्ट, पक्की पोस्ट पे नहीं लग सकता। ठीक, ये पक्की पोस्ट है, ये एडवाइजर कंसल्टेंट वो तो जनाब बैरिस्टर साहब, मगर हमारे चेयरमैन तो 60 साल से ऊपर के हैं, वो भी तो चेयरमैन इदारे का हेड है, इदारे का इनके बारे में लॉ इन्होंने डिफरेंट रखे हुए हैं। अच्छा, उन पर इतलाक नहीं होता। तीसरी बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है, वो तो मेरा ख्याल 70 साल को छू रहे होंगे चेयरमैन, 75 के करीब है, 75 के करीब, लेकिन माशाल्लाह बड़े सेहतमंद है सर। अच्छा, आज ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट की इनकी यहाँ गुंजाइश है। लॉ लिखा हुआ है 3.30 में कि अगर पॉसिबल ना हो कि रूटीन के अंदर आप किसी को भर्ती करें तो फिर आप कर सकते हैं जस्टिफिकेशन। भाई सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले कहा आप पब्लिक सर्विस कमीशन को खत लिखते और आप अपना बंदा लगवा लेते। अगर कहते रजाल हो, को बंदा मिल ना रहा हो, कमी हो जाए, या कोरोना वबा जो है उसमें लोग उसका शिकार हो गए हों, तो फिर आप ऐसा काम कर सकते हैं। टाउन से मर गए हों फिर ठीक है। ठीक है। अच्छा, अगली बात ये देखें कि ये बात आपने बता दी, तारीख पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा है कि कोई 22 ग्रेड का आदमी 21 की पोस्ट पे आए, 21 का 22 पे चला जाए। तो बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने। नहीं, वो रिटायरमेंट के बाद दी है। अगली बात की खातिर जी, इनके लॉ में ये लिखा हुआ है कि इनकी कुल 12 पोस्टें हैं। 3 पोस्टें जो हैं वो डायरेक्ट लोग आएंगे और जो 9 पोस्टें हैं वो प्रमोशन वाले लेंगे। ठीक, ये 5वां आदमी है।
3 की जगह 2 और आगे चले गए इनके। अच्छा, अगली बात देखें, अखबार में इश्तिहार देना सुप्रीम कोर्ट ने 85 फैसलों में कहा है कि हमारे लिए लाजिम है। इन्होंने इश्तिहार नहीं दिया। इमरजेंसी की सूरत हाल में जब दुनिया में कोई बंदा ना मिल रहा हो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हक हासिल है कि वो इस शर्त को, इस कंडीशन को अखबार की वेव कर दे। इन्होंने समरी भेजी और प्राइम मिनिस्टर ने इसको वेव कर दिया, कहा ठीक है जी, आपको अखबार में इश्तिहार देने की जरूरत नहीं, इस बंदे को लगा दे। और जिस दिन इनके आर्डर हुए लाहौर के, अब उसी दिन उन्होंने चार्ज कर लिया। मैंने शायद मजाक लिखा है कि मे भी यहाँ ऑलरेडी वहां बैठे हूँ। आज ये है कि ये कोई तरीकाकार नहीं है। बैरिस्टर साहब ये बताएं, वो जो शहजाद सलीम साहब हैं वो तो अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, खाते पीते, उठते बैठते, मैंने चलते फिरते देखा है उनको एक शादी की तकरीब में, और कई अहम केसेस को डील कर रहे थे और कर चुके थे। यानी या तो वो रिटायर हो जाते या बीमार हो जाते या मखबूतुल हवास हो जाते, तो तब तो कहते कि वैकेंसी पुर कर, वैकेंसी तो इन्होंने क्रिएट की है, बंदा वहां मौजूद था। जी जी, वो इन्होंने ट्रांसफर किया है उनको, वैकेंसी थी, बंदे को ट्रांसफर करके वैकेंसी बनाई गई है, बंदे को लेके लगा के उसी दिन चार्ज किया गया। बात ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको कह चुकी है कि आज के बाद ये बहुत सेंसिटिव पोस्टें हैं, आप खुद बंदा नहीं लगाएंगे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लगाएगा, और बहुत सारे केस लॉ में उन्होंने कहा है कि बगैर इख्तियार के नहीं लगेगा, और उन्होंने कहा है कि मुकाबला करके बेस्ट टैलेंट पूल लगाया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई बंदा सब कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे नहीं लगेगा। तो आपको क्या परेशानी, आप कमीशन को लिखते, न्यूक्लियर सीक्रेट तो नहीं होता कि बंदा सरकारी जब आपको पता होता है। अब कब होगी हेयरिंग, कब होगी? अब हेयरिंग हुई है बहुत तफसील से, और उन्होंने जो है नोटिस जारी कर दिया, और अब इंशाल्लाह फिर अगली तारीख लगेगी, क्योंकि छुट्टियां हो रही हैं कोर्ट में, आजकल छुट्टियां ना। ऐसा ना हो कि वो तो फिर अपना काम दिखा जाए इस दौरान में। ये तो बाबर सत्तार साहब की अदालत में था ना जी आपका मामला? बाबर सत्तार साहब थी, उनको मैंने पूरे सुप्रीम कोर्ट के केसेस दिए, तफसील से उन्होंने मुझसे सवाल जवाब पूछा, मगर उनको काम से नहीं रोका गया, काम वो करते रहे। ये भी तो नोटिस जारी किए ना, अभी तो नोटिस जारी किए। आमतौर पे वो सुनते हैं ना जी, ये वजह होती है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब। अब लाहौर में वो शहजाद सलीम साहब जो है बेचारे, सिला मेरी वफा का ये अच्छा दिया मुझे, वाह, वो चेयरमैन नैब के नाम गाना गा रहे हैं बैठे हुए। पता नहीं, मुझे तो इंडियन गाना याद आ गया था। अब कंटेंट अगर बैन ना होता तो मैं वो क्या है? आपको अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। एक ब्रेक में ले रहा हूँ, लेकिन ये है कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है चीफ जस्टिस के यहाँ, और वहाँ भी नोटिस जारी हुए हैं, तो जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं ख्वाजा मोहसिन साहब, उनसे भी हमने बात की कि उन्होंने क्या, किसको चैलेंज किया, किस बुनियाद पे किया, उनकी बात भी सुनते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जिक्र करते ब्रेक से पहले कि डीजी नैब लाहौर जो तैनात हुए हैं जमील अहमद साहब, उनकी तैनाती इस्लामाबाद और लाहौर में चैलेंज की गई है। तो ब्रेक से पहले आप जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज की गई है उसके बारे में बैरिस्टर ज़फरुल्लाह की राय और उनके दलाइल सुन रहे थे। यहाँ लाहौर में इसको चैलेंज किया ख्वाजा मोहसिन साहब ने, जो कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। ख्वाजा साहब, आपने कब चैलेंज किया, किन बुनियादों पे चैलेंज किया, आपको क्या एतराज़ है उनकी तैनाती पे? जी अस्सलाम वालेकुम जामी साहब, थैंक यू वेरी मच। जी जामी साहब, इस तरह है कि ये जो डीजी नैब की अपॉइंटमेंट है ना, ये सेक्शन 34A के तहत अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और सेक्शन 34A में चेयरमैन नैब इनको अपनी तमाम पावर्स डेलीगेट करते हैं। जो पावर्स चेयरमैन नैब के पास होती हैं ना, वो नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 34A में वो इनको डेलीगेट कर देते हैं। तो इससे इनकी पोस्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। सही। मैंने इसको 21 दिसंबर को चैलेंज किया था। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने इसको सुना और इस पे नोटिस किए स्टेट को, इनसे रिप्लाई मांगा। उसमें जो मेरा मेन ग्रीवियंस था वो ये था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को और चेयरमैन नैब को ये पावर ही नहीं है सिंपली कि वो पिक एंड चूज करें, अपनी मर्जी का कोई भी शख्स लगाए, और ये पावर उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 9 और वेरियस जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो किसी भी काम से रोकती है जो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स के बगैर हो। और इसमें 2017 की जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की जोमोटो पे, और इसमें प्रोसीजर को टोटली बाईपास किया गया। जानी साहब, कोई ऐसा जो जिसमें कोई ऐड नहीं दिया गया, और 22वें ग्रेड का एक रिटायर्ड अफसर उसको 21वें ग्रेड में अपॉइंट कर दिया गया पिक एंड चूज करके। अच्छा, मगर आप ये बताइए कि ये चैलेंज हुआ है
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में भी। तो क्या इनकी साइमल्टेनियसली हेयरिंग हो सकेगी या अदालतें इंतजार करेंगी एक दूसरे का? नहीं शामी साहब, क्योंकि ये मैंने फाइल किया था 21 दिसंबर को और वो उसमें डेट है 25 जनवरी। ठीक, तो उसमें तो पहले उसकी डेट आप ये कोर्ट्स को देखना है नॉर्मली। तो क्योंकि दोनों प्रोविंस अलग अलग हैं और हमने चैलेंज की थी उनकी अपॉइंटमेंट एज ए डीजी इस्लामाबाद, वो किसी भी जगह पे चैलेंज इसलिए की जा सकती थी शामी साहब। नहीं वो ठीक है, वो मगर अब होगा क्या? यानी कौन सी अदालत पहले सुनेगी, कौन सी अदालत बाद में सुनेगी, क्या या यकवत सुनेगी दोनों अदालतें? ये तो देखें अदालतों का जवाबदीदी इख्तियार है, क्योंकि पहले तो लाहौर में फाइल हुआ है ये और कॉग्निजेंस भी लाहौर हाई कोर्ट में पहले ले चुका है। तो बेहतर तो ये है कि इसको पहले लाहौर हाई कोर्ट ही सुनेगी और लाहौर हाई कोर्ट ले चुकी है। मुमकिन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर ले, ऐसा हो सकता है? जी, तो बेहतर तो यही है, क्योंकि देखें सेम अपॉइंटमेंट्स पे दो डिफरेंट हाई कोर्ट का अगर डिफरेंट व्यू आ जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। जी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मगर ये अब हेयरिंग कब होगी? जो आपका मुकदमा है इसकी हेयरिंग अब कब होगी? 25 जनवरी। इसमें 25 जनवरी की छुट्टियां थी 2 वीक्स की, तो ये 24 से छुट्टियां हो गई थी, 11 तक छुट्टियां हैं, 11 जनवरी तक। तो चीफ जस्टिस साहब खुद सुनेंगे इसको या इसके लिए खुद सुन रहे हैं? डिवीजन बेंच बना है? खुद चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं 25 जनवरी खुद सुन रहे हैं इसको और नोटिस जारी कर दिए गए 25 को फिर समाअत होगी। बहुत शुक्रिया, इंतजार करना पड़ेगा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो शहजाद सलीम साहब जो हैं उनको तो खुश होना चाहिए कि यानी अब 2 इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में बैक वक्त यानी घंटियां हला दी गई हैं। क्या जंजीरें अदल जो थी वो हला दी गई है। ठीक, अब देखें, पता नहीं अब उनका अगर वो उड़ भी जाए तो शहजाद सलीम साहब तो उड़ के इस्लामाबाद जा चुके होंगे। जी, वो तो उनको फिर उड़ के वापस आना पड़ेगा। पता नहीं सर, अब ये तो अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। हमारे चेयरमैन नैब खुद ही फैसला कर ले, ये मुनासिब होगा। हाँ, वहाँ से फैसला होगा। एक बहुत अहम मामला है जिस पे हम अब उस तरह से तवज्जो नहीं दे रहे जैसे देनी चाहिए। कोरोना वायरस के हवाले से बहसीत मजमूई काफ़ी लापरवाही का मुजाहरा हम कर रहे हैं। 1% से कम हो गई है ना, वही तो है। लेकिन अब खतरनाक बात यह है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो पाकिस्तान में उनकी तस्दीक हो रही है। आज कौमी इदारा बराए सेहत ने तस्दीक की है कि 75 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं और इसमें से इस्लामाबाद में 17 हैं, कराची में 33 हैं और लाहौर में भी 13 केसेस रिपोर्ट हुए। गौहर एजाज साहब वहाँ से आए थे बरतानिया से जी, तो रास्ते में जहाज से उनको चिमट गया ये ओमिक्रॉन जी। तो उन्होंने कहा कि कोई एयरपोर्ट पे बंदोबस्त नहीं था चेकिंग का, कोई टेस्ट का, किसी को पूछने का, कुछ स्कैनिंग का। लोग धड़ा आ रहे थे। तो वो तो चीख रहे हैं, कह रहे हैं भाई बरतानिया से आने वालों को रोको। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, जो इसमें इनके टेस्ट करो। इसमें जो 75 केसेस ओमिक्रॉन के रिपोर्ट हुए उसमें 12 केसेस उन लोगों के हैं जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान तशरीफ लाएं और ये तोहफा हमें दे गए। तो वही दे गए। तो अब ये जितनी तेजी से इसने दुनिया भर के दीगर ममालिक में जो तबाही मचाई है, क्या है वो एनसीओसी? क्या एनसीओसी जो है, बिल्कुल एनसीओसी जो है, एयरपोर्ट्स तो देखे ना, वहां लोग आते हैं, दंदनाते निकलते चले जा रहे हैं। रश भी होता है, बंदे पे बंदा चढ़ा होता है और कोई पाँव रखने की जगह बसा औकात नहीं होती। कई जगह तो दौड़ जाते हैं लोग, इस तरह से नहीं है, उनके पीछे पुलिस लगती है जी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, डॉक्टर जावेद असगर राना साहब से हमने रब्ता किया, माहिर बराए मुतादिद अमराज। जवाद असगर राना साहब, आपको याद होगा बड़े अरसे के बाद उन्हें हमने ज़हमत दी। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि ये अगर पाकिस्तान में इन केसेस की तस्दीक होना शुरू हो गई है 75, तो इससे क्या मुराद ली जाए? कितनी देर से ये फैल सकता है और क्या जो अवेलेबल वैक्सीन्स हैं वो मौसर हैं इसके खिलाफ? जी, बहुत शुक्रिया जामी साहब और अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। मगर डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है, कहते हैं कि ये मोहलक नहीं है ज्यादा, बस थोड़ा सा है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें देखिए, क्योंकि अभी आपको ये तकरीबन 24 नवंबर को इसके पहले केसेस आइडेंटिफाई हुए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, तो हमारे पास अभी टाइम जो है वो तकरीबन 4 हफ्ते गुजरे हैं। मोहलक होने के लिए हमारे पास तकरीबन 6 से 8 हफ्ते इसके वायरस को गुजरे हुए होंगे तो हमें सही मानों में पता लगेगा। लेकिन जो इब्तदाई मालूमात आ रही हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल सही है कि ये उतना खतरनाक नहीं है और स्पेशली जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनके अंदर इसके मोहलक होने का चांस बहुत कम है। फैलता तो बहुत तेजी से है ना। जी,
ख्याल था ये 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना 4 गुना ज्यादा है। और उसकी वजह से आगे अगर एक आदमी बीमार हो रहा था कोरोना वायरस से, अब समझिए कि 4 लोग बीमार हो रहे हो हैं। तो बेशक कम मोहलत भी हो, लेकिन जब टोटल नंबर बढ़ जाता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? करना आपने वही करना है जो पहले करना है। वैक्सीन लगवाएं, एहतियात करें, लगवाएं, मास्क इस्तेमाल करें। वैक्सीन खाली नहीं लगवानी। जिन लोगों को 6 माह हो गए हुए हैं, 30 साल से बड़ी उम्र के लोगों को भी अब एनसीओसी ने अलाउ कर दिया है। 50 साल वालों के लिए पहले ही अलाउ है, बगैर किसी पैसे के वो किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके अपनी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और वो बड़ी जरूरी है। तीसरी डोज बड़ी जरूरी है इसके लिए, वो लगवाएं। उसके बाद वही मास्क पहने, हजूम जो इंडोर हजूम है उनसे गुरेज करें, और अगर कहीं ऐसा मौका आ जाए जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पे कोशिश करिए कि खिड़की दरवाजा खुला रहे। तो वेंटिलेशन अब WHO रिकमेंडेड जो टॉप के 3 प्रिकॉशंस है उसमें आ गया हुआ है। उन्होंने तकरीबन साल इसको नहीं लेकर आए, लेकिन अब वो भी इसको डॉक्टर साहब ये जो फाइजर वालों की जो टेबलेट आई है वो तो अभी कहते हैं वो भी बड़ी मौसर साबित हो रही है। जी 2 कंपनियों ने एक्चुअली निकाली है, फाइजर ने भी निकाली है, मर्क ने भी निकाली है। फाइजर वालों की ज्यादा इफेक्टिव साबित हो रही है, और बहुत सारी और कंपनियां भी ऐसी मेडिसिन ला रही हैं। तो 2022 मेरे ख्याल से हमारे लिए एक निस्बतन बेहतर साल होगा, जिसके में हमारे पास बेहतर वैक्सीन और बेहतर मेडिसिन मौजूद होंगी, और हमारे लोगों की थोड़ी बहुत इम्यूनिटी भी इसके मुतालिक बननी शुरू हो गई हुई है। तो मेरा अपना ख्याल है कि हम उससे बेहतर तरीके से 2022 में हम गुजरेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बात वही है कि हमने वो जो हमारी कंपेनर रेड छोड़ दी है, और बिल्कुल वो जो हमारी सालेहा बेगम डिप्टी कमिश्नर थी ना, अब वो है प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट की सेक्रेटरी। रेड रीच एवरी डोर कैंपेन कमाल की चलाई है ये प्राइमरी हेल्थ केयर वालों ने, और उनकी दाद देनी चाहिए। अब बूस्टर पे भी वही काम करें, बूस्टर पे भी काम कर रहे हैं, बूस्टर पे तफसील मालूम करेंगे उनसे किसी दिन का बात कर लेंगे। अच्छा सर, 2 अफसोसनाक खबरें। एक तो इंतहाई मकबूल मज़ाहिया शायर जनाब सरफराज शाहिद साहब इंतकाल कर गए, हंसते मुस्कराते दुनिया से रुखसत हो गए। क्या शायर थे, क्या लहजा था, क्या अंदाज था। मुझे लगता है मेरे सामने खड़े हैं और हम हंस भी रहे हैं, क्योंकि और हंसा भी रहे हैं। मिनी बजट आ रहा है ना कल, और उसके सिलसिले में वफाकी काबीना का इजलास बुलाया, तो इसी हफ्ते गवर्नमेंट तवक्को कर रही है, अपोजिशन ये पर हो रही है कि ना मंजूर हो। तो बजट के ऊपर सरफराज शाह साहब ने एक शेर कहा था, फिर कुछ शेर उनकी ज़ुबानी में मैं सुनाता हूँ, वक्त है हमारे पास। उन्होंने फरमाया, बजट की कई सख्तियाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो देखिए सरफराज शाह साहब को याद करते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या खूब उन्होंने बयान किया सर कि मगर अब ईट महंगी है, इंसान सस्ता है। इंसान तो आप देखें रोज सड़कों पे कत्ल हो रहे हैं, ना कोई सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है, ना कोई वजीर आजम पर कोई नोटिस लेते हैं, ना चीफ मिनिस्टर नोटिस लेते हैं। सड़कों पर रोज कत्ल होते हैं, बसें, ट्रक, गाड़ियां, मोटरसाइकिल कुचलते चले जा रहे हैं लोगों को। इस पे हमें कोई तफसीली प्रोग्राम करना चाहिए। गुलाब देवी अंडरपास का इफ्तिताह किया तो है कल, बुजदार साहब ने खुद गए थे। गुलाब देवी अंडरपास से ये सारा काम तो ठीक हो जाएगा, पूरा सूबा जो है अंडरपास खोल तो नहीं। वो तो ऐसे तो बुजदार साहब स्मार्ट हुए हैं, सुना स्विमिंग करते हैं गवर्नर, उसमें जाके 2 घंटे से करते हैं, और वो गवर्नर हाउस इसमें गवर्नर साहब जो है बड़ा ख्याल चौधरी सरवर साहब, वो दूर बैठे किचिचियां बटते रहते होंगे। उन्हें किसने रोका? वो भी कर ले स्विमिंग। हो सकता है कि इस वक्त उम्र ज्यादा हो गई ना, तो अब उसके मुतबादिल भी हैं। गवर्नर साहब को डूबने का शौक है या तैरने का शौक है, ये पता नहीं चल रहा। ये पता नहीं चल रहा, लेकिन गवर्नर साहब की खिदमत में अर्ज है कि स्विमिंग अगर नहीं आप कर पाते तो उसके मुतबादिल भी हैं, आपके अहबाब आपको उससे आगाह कर सकते हैं। मगर वो जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। अच्छा, आप ये सर मेरे यार बड़े करीबी अजीज मेरे हमजुल्फ अमीनुल हक जी वो रुखसत हो गए दुनिया से, PIA के ट्रांसपोर्ट मैनेजर रहे और तवील अरसे से बीमार थे। भाई इतने दयानतदार और कायदे के आदमी थे कि लोग उनसे तंग ही रहते थे, इतनी यानी दयानत थी, डिसिप्लिन। ट्रांसपोर्ट अगर का आप शोभा आपके पास हो और फिर आपको उसमें कोई आप ज़ेरो ज़बर ना हो सके, तो क्या ये लोग हैं, ये मुआशरे का हुस्न है जिनसे लोग यानी पाकिस्तान अब तवाना है। अब भी अब वो रुखसत हुए और सेंट्रल पार्क जो हाउसिंग सोसाइटी उसमें वो उन रहते थे, वहीं
अब मुझे गया जो आखिरी रसूमात उनकी वहाँ तक, उसमें इतना अच्छा इतना कब्रिस्तान सलीके का, इतनी उनके एम्बुलेंस, उनका स्टाफ, उनकी इतनी, मैं तो हैरान रह गया। नहीं, ये तो हर नई स्कीम हाउसिंग सोसाइटी, टाउन या मोहल्ले पे लाजिम होना चाहिए कि वो इस तरह के नज़्म नस्र से यकीन नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाते? कैसे इजाज़त मियां जावेद साहब, उनके भाई मियां नासिर साहब, यानी कमाल लोग हैं, इतने अच्छे तरीके से सारे काम होते हैं। तो ये सारे लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। और मैं तो खासतौर हमारे जो फ़िक़ा जाफिया के भाई हैं, उनके यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम, मस्जिद जो जामिया अल मुंतज़र, वहाँ आप जाइए, वहाँ तजहीज़ तकफीन का भी इंतज़ाम है, वहाँ ताज़ियत के लिए भी लोग आपसे मिल सकते हैं, तो सर ये वहाँ बैठ सकते हैं, क्या खाना भी खिला सकते हैं। ये तो बड़ा आसान मसला है ना। हमारी मस्जिदों में ना कोई इंतज़ाम नहीं है, बदनज़मी है। और ये बेचारे देखिए, हर मोहल्ले की मस्जिद में होना चाहिए, जो लोग कंजेस्टेड एरियाज हैं वहाँ से लोग वहाँ बैठ के ताज़ियत कोई छोटा सा मोहल्ला, बाजार, गली कूचा, टाउन हाउसिंग सोसाइटी हो, ये बहुत आसान है काम करना। जिम्मेदारी देनी पड़ेगी उन अथॉरिटीज़ को जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को फराहम करते हैं कि इसको यकीनी बनाएं। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दें, आप भी करें, हमारे सुनने वाले भी करें, उनके लिए भी, और सरफराज शाह साहब के लिए भी, उनके और सरफराज शाह साहब के लिए भी इसाले सवाब कर दें। और एक बात, ये मस्जिदें हैं ना, अगर ये मस्जिदें गैर कानूनी है, जो देखिए कैसे बनी है, कराची से इनकी मुतबादल मस्जिदें बनाए, बिल्कुल ठीक, उनकी मुतबादल मस्जिदें बनाए बगैर, बिल्कुल ठीक, जगह मुख्तस किए बगैर ये तोड़ फोड़ शुरू ना कर दें। बीजेपी की सरकार ने यूपी में इलाहाबाद का नाम भी चेंज किया और बड़े शायर अकबर इलाहाबादी का नाम भी दरसी कुतुब में तब्दील किया है। इस पर कल बात होगी। इसके अलावा मौज़ूआत रह गए हैं पेंडिंग। अभी एक ब्रेक। नाज़रीन, के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।